स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति करता से उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। नित्यान मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मीतू गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेड्डी जी सीनियर थेरेपिस्ट उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सीएल शर्मा जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ब्रिजमोहन कुशवाहा जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से ये जो एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान है, उसके एक योगी के रूप में है हमारे ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर। और उन्होंने 1995 में ये अलग जगाई थी और वो अलग थी, चाइनीज एक्यूप्रेशर को उन्होंने ट्रांसलेट किया था अपनी भाषा में और उसमें पॉइंट्स निर्धारित किए थे। तो जो अलग जगाई थी, उस अलग को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमारा संकल्प भी है।
और विश्वास हमें इस बात का है कि जिस मेहनत, जिस शिद्दत, जिस उत्साह से आप लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, तो उसमें निश्चित रूप से जो आपकी आहुति होगी, उस जो आप आहुति डालेंगे, उस आहुति से जन कल्याण को प्राथमिकता मिलेगी और जन कल्याण, पीड़ित मानवता की कहीं न कहीं सहायता अवश्य होगी। तो संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को हम लोग अपने जीवन में आत्मसात कर लें, यही हमारी भावना होनी चाहिए। इसी भावना के साथ और इसी विचार के साथ हम आज का क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 3 पर हैं और हम लोग ट्रीटाइज 3 पर भी आज चर्चा करेंगे, जो डॉक्टर वॉल का है। हम लोगों ने कल डॉक्टर वॉल के संबंध में एक कंसेप्ट लिया था, एक बताया था कि उनका वो ये जो मॉडर्न साइंस है उसका क्या कंसेप्ट है, और उन कंसेप्ट में हम लोग मेरिडियंस का भी लिया था। आगे चल के हम लोग आज भी चर्चा करेंगे। इधर हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में चरक एक का जो चैप्टर 5 है, वात पित्त कफ, जिसकी उपयोगिता हो सकता है कम लगे, लेकिन नहीं, फिर ही है, जानना जरूरी है, और उसके आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट को भी उसी पैटर्न पर कर सकते हैं, और हम लोग ट्रीटमेंट में उसमें प्रोटोकॉल में उसको यूज भी करते हैं। तो हम लोग सीधे आ रहे हैं चरक 1। डॉक्टर वॉल खुल आ गया है, शेयर हो रहा है। यस सर। हम लोगों ने प्राणवायु पर चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने प्राणवायु के कार्य हम लोगों ने देख लिए थे। शायद कार्य हम लोग फिर इस पर एक विचार नजर डाल लेते हैं। जो प्राणवायु का जो कार्य है वो समस्त मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण, क्योंकि उसका स्थान जहां पर था वो यही पर था, प्राण नाभि से लेकर के और इस पूरे हृदय और आपके कंठ, इस पूरे मार्ग में था। तो समस्त मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण। दूसरा, समस्त ज्ञानेंद्रिय के कार्यों का प्रेरक, इनिशिएटर है वात, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। फेफड़ों के कार्य का कारक है, हृदय के कार्यों को करता है, क्योंकि हृदय यहीं पर इसे वो है, उसी वजह से नीचे से आता है। भोजन के निगलने की क्रिया का संपादक है इस कंठ की वजह से। अन्य कर्म, थूकना, छींकना, डकार लेना, हिचकी, श्वसन रोग आदि भी इसके कार्य के रूप में आते हैं। हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि नाभि को अभी चर्चा करेंगे, नाभि का फिर आ रहा है तो इसलिए हम लोग नाभि पर चर्चा कर लेंगे। प्राणवायु के असंतुलन के लक्षण क्या है, क्या कैसे असंतुलित माना जाए इसको? तो चिंता, क्योंकि मानसिक क्रियाओं के लिए तो चिंता, उलझन, अनिद्रा, ये सब मानसिक क्रियाओं के हैं। सिर दर्द, तनाव के कारण, ये भी उसमें है, इसी एरिया में। रूखापन, रूखापन इस वाले जो रूखापन इस वजह से आएगा कि जो आपका जल का है, थूकना, निगलना, ये सब है, उसकी वजह से रूखापन। हिचकी, ये आपके उसी में आती है, हिचकी, सूखी खांसी, टीबी, ये सब आपके लंग्स की उसमें होंगे, सांस में आवाजें। पानी की कमी, क्योंकि कोई ग्रहण कर रहे हैं आपको तो ये उसमें आएगा, जल ग्रहण कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। दुर्बलता और क्षय, दुर्बलता इसलिए कि अगर इसको तुलना करिए चाइनीज से, दुर्बलता इस कारण भी हो सकती है कि अगर ऑक्सीजन, या जो हम लोग जिसको इन्होंने प्राणवायु कहा और कहा कि ये ऊपर जा करके और विष्णु पद से लेती है, पीयूष रक्त का, पीयूष का पान करती है। पीयूष का पान माने ऑक्सीजन थी, तो उस अगर ऑक्सीजन हमारे शरीर में कमी होगी तो दुर्बल होगा। और यही चाइनीज भी कह रहे थे कि अगर लंग्स में
लंग्स बनाएगा नहीं एनर्जी, तो वो एनर्जी की कमी आपको दिखेगी। तो पहले वहां पर स्प्लीन था नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर आपको हमको ध्यान जाना था लंग्स पर। तो वही यहाँ पे दुर्बलता, क्षय, क्षय माने क्षरण हो रहा है, कोई चीज क्षय हो रही है, और क्षय रोग भी आप ले सकते हैं उससे। कमजोर याददाश्त ब्रेन का है, पागलपन ब्रेन का है, अनियमित धड़कन हृदय हार्ट की है, और आवाज बंद होना हार्ट का है। तो इसलिए ये चीजें प्राणवायु की वजह से ये सब कार्य हो रहे हैं। अब दूसरा क्या उदान वायु क्या है? उदानस्य पुनः स्थानम नाभ्युरः कंठ एव च, ये उसका स्थान बताया उन्होंने कि उदानस्य, उदान का पुनः स्थानम क्या है? स्थान क्या? पुनः माने पुनः, ये मत सोचे पुनः यार, पुनः से शुरुआत कर रहे थे, वो कंटिन्यूटी थी, इसलिए उन्होंने पुनः कह दिया। यानी पहले कहीं प्राणवायु कहा, फिर उनका पुनः, मतलब ये नहीं कि पुनः माने दोबारा, पुनः उदानस्य स्थानम, पुनः अब आगे उदान, उदान का स्थान क्या है? नाभि उरह, नाभि माने नाभि प्रदेश, और उर माने ये हृदय, और कंठ एवचा, ये कंठ और एवचा वाक प्रवृत्ति। अब इसके कर्म की बात है, प्रयत्नो जो, देखिए प्रयत्नो जो, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, प्रयत्नो जो नहीं है, प्रयत्नोर जो, प्रयत्नो जोर, प्रयत्नोर जो, ऊर्जा, ऊर्जो बल वर्णादि कर्म एवचा, कर्म चा, यानी प्रयत्न बल, ये वाक प्रवृत्ति माने बोलने के लिए जो है वाक प्रवृत्ति, और प्रत्येक कार्य को करने के लिए जो प्रयत्न जो है, प्रयत्न माने जो काम हम करना चाहते हैं उसके लिए प्रयत्न, वो प्रयत्न है। और ऊर्जा, तो प्रयत्न जो ऊर्जा है, वहां पर ऊर्जा जो नहीं है, रा उड़ाया पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा है। ऊर्जा माने प्राण, जो उत्साह शक्ति है, जो आपके अंदर जो इसको कह रहे हैं एनर्जी, उस ऊर्जा। बल और वर्ण आदि को उचित रूप में रखना, ये सब उदान वायु के कार्य है। अब इससे क्या होगा देखिए, अब यहाँ पर दो चीजें हैं। जो नाभि का स्थान है, चरक संहिता में नाभि के स्थान को हम लोग थोड़ा दो भागों में बांट लेते हैं। नाभि को दो स्थान कहा गया, एक तो नाभि हम लोगों का वो है जहां से जन्म हुआ है, और नाभि से हम लोग का जो मध्य स्थान है, और इस पर नाभि नाल से जुड़ी होती है, और ये वो स्थान है जो गर्भ के समय, जो जन्म के समय आपके माँ के गर्भ से जुड़ा होता। तो ये एक तो ये स्थान है जिसको नाभि हम लोग मानते हैं, नेवल। आयुर्वेद में एक नाभि का एक और स्थान बताया गया है, वो ये कह रहे हैं कि ये नाभि प्रदेश जो है हमारा इस स्थान पर है जहां पर हमारा इस स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये पूरा एरिया नाभि प्रदेश है। तो नाभि के रूप में केवल अकेले मत मानिए, तो उसमें नाभि प्रदेश ये भी है, और आपका आमाशय, आमाशय से जुड़ा हुआ, मतलब स्टमक से जुड़ा हुआ, और ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ, यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भाग स्टमक, जो स्टमक और ड्यूडेनम से जुड़ा होता है, उस भाग को भी नाभि कहा गया है। तो नाभि के रूप में आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा जो आयुर्वेद कह रहा है उसके हिसाब से, तो इसलिए वहां भी हम लोग समझ सकते हैं। अब रूखी आंखें, तो जब ये जो ये उदान वायु क्या है, इस पूरे एरिया को अगर ये कभी बैलेंस फॉर्म में नहीं हुई, तो उदान वायु की वजह से ये पूरा जो आपका ऊपर वाली है, तो ऊपर क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियां, आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, यही तो है, त्वचा अंदर, तो ये सब जो चार है, स्किन तो अलग है, तो चार जो हमारी है ज्ञानेंद्रियां, उनको प्रभावित करेगा ये उदान वायु। तो इसलिए रूखी आंखें, गला खराब, देखिए गला खराब, रूखी आंखें, गला खराब, टॉन्सिल में सूजन, इस साल है, कंठ प्रदेश, उत्सुकता में कमी, उत्साह ऊर्जा नहीं है ना, कमजोरी इसलिए कि अगर इस ऊर्जा कमी होगी तो ऊर्जा कम होगी, तो नेचुरली आप कमजोरी ले लीजिए। थकान वही ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। कान में दर्द, वाणी की समस्या, अति उष्णता और सूखी खांसी। तो यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी इस एरिया की प्रॉब्लम होगी वो उदान वायु की वजह से है। क्लियर? फिर तीसरा व्यान वायु है, देहम व्यापनोति सर्वम तु व्यानः शीघ्र गतिर्नृणाम, यानी शीघ्र गतिर्नृणाम, शीघ्र गति वाली व्यान वायु, ऊपर देखिएगा, शीघ्र गति व्यानः,
नृणाम देहम सर्वम नृणाम देहम व्यापनोति। ये क्या है कि शीघ्र गति वाली ये इसको कहा ज्ञान वायु, सबसे इंपॉर्टेंट को इसको कहा गया है शीघ्र गति वाली, मतलब बहुत तेज चलती है, शीघ्र गति वाली ज्ञान वायु सभी मनुष्यों के देहम व्यापनोति, सभी मनुष्यों के देह में व्याप्त रहती है। केवल इसका मतलब सारे शरीर में केवल यही एक वायु है जो पूरे मूवमेंट लगातार करती है। और इसका क्या कार्य है? गति, प्रसारणाक्षेप, निमेश आदि क्रिया सदा। यानी कौन है? ये सब है गति। कोई भी मूवमेंट होगा उसके लिए होगा। दूसरा क्या होगा? प्रसारण, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, ठीक है। निमेश, पलकों को गिरना उठना, ये सब क्रिया है। तो निमेश क्रिया माने जो भी है ऊपर नीचे दोनों का होता है। ये शब्द से दोनों है, निमेश माने निमेश उन्मेष दोनों है। जो भी निमेश माने ऐसा नहीं, निमेश आदि क्रिया मतलब दोनों चीजें ऊपर है। ये ज्ञान वायु के कारण होती है। अब इसको उन्होंने पूरा बताया है कैसे कि जो एक्सटेंशन और एक्सफ्लेक्शन है, आकुंचन प्रसारण, ये जहां जहां है तो हृदय में सबसे अधिक है, इसलिए उनको हृदय में कहा गया। हृदय में भी ये बहुत अधिक इसका रोल है, क्योंकि यह दोनों का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हार्ट में अधिक होता है। प्लस आकुंचन प्रसारण तो आपका पैरों में भी होगा, तो वहां भी हो सकता है एक्सटेंशन फ्लेक्शन। फिर पलकों में ऊपर निकले, तो अगर पलकों में प्रॉब्लम हो रही है तो इस ज्ञान वायु के कारण हो रही है। ये वायु रस, इनमें लिखा है ये वायु रस संवहन से प्रवृत्त रहता है। यानी ये क्योंकि ये वायु रस संवहन, क्यों? ये हर पूरे शरीर में घूमता है, हर जगह बहुत तेज घूमता है, इसलिए रस के ट्रांसपोर्टेशन में ये इसका रोल है। अब देखिए क्या है, वही गति। अवक्षेपण माने नीचे की ओर, उक्षेपण माने ऊपर की ओर, निमेश और उन्मेष ये क्रियाएं हैं। अब इन्होंने उसको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हमारा कैसे है कि रस संवहन में, रस के ट्रांसपोर्टेशन में, रस जो पहला बनता है हमारे यहाँ, रस पहला बनेगा, वो पहली बार जो धातु, पहली धातु रस है, उसमें ये भाग लेता है। और ये प्लाज्मा, रक्त, ये शारीरिक तत्व जो है उसको निम्न, अपना ये मॉडर्न इंटरप्रिटेशन किया है उन्होंने, कि मॉडर्न इंटरप्रिटेशन की है कि कैसे हमारा वेनस ब्लड प्रेशर होता है, ऊपर से नीचे आता है, तो वेन आर्टरीज में हमारा प्रेशर अधिक होगा, फिर वेन्स में कम हो जाएगा क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो धमनी पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और ये जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें बीएचबी में, कि कार्डियक आउटपुट पर निर्भर करता है कि पेरिफेरल जो उसमें धमनियों का रेजिस्टेंस होता है वो कितना लगाती हैं और कितनी आपका हार्ट की ये क्षमता है, उसी पर है। फिर वेसोमोटर सेंटर, हम लोग कह रहे हैं वेसोमोटर सेंटर हमारे कहाँ पर है? वेसोमोटर सेंटर कहाँ पर, हम लोग अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन हम लोग कुछ लोग जानते होंगे। कार्डियक सेंटर के पास नहीं हो, कार्डियक सेंटर जहां होगा तो मेडुला के आसपास होना चाहिए, कार्डियक सेंटर के पास, ठीक है। ये दोनों उन्हीं की बात कर रहा है, वो कार्डियक सेंटर की बात कर रहा है, मेडुला की बात कर रहा है। दोनों केंद्र मस्तिष्क में स्थित है। वैसोमोटर, अच्छा वैसोमोटर, ओके सर, पता नहीं सर है उसमें ना, बीएचबी में दिया होगा, वैसोमोटर सेंटर होगा, कार्डियक सेंटर के उसमें होगा, मेडुला में होगा। वेगस नर्व और सिम्पैथेटिक नर्व इनकी क्रियाओं में प्रमुख रूप से भाग लेती है। तो वेगस नर्व हम जानते हैं नर्व जो है, क्रेनियल नर्व नंबर 10 है, इसका 10 नंबरी है, ये सबसे बड़ी है, इस तरह याद करिए, ये 10 नंबरी है, सबसे बड़ी है। 10 नंबर का जो है, हर थाने में 10 नंबर के एक अलग से रजिस्टर होता है, तो वहां पर नाम लिखा जाता है। जो बदमाश सबसे होते हैं उस एरिया के, तो उनका नाम जो है 10 नंबरियों में लिखा रहता है, और वो रजिस्टर मेन ट्रांसफर होता है, मतलब हमेशा ऑफिस में रहता है वो अवेलेबल, इसलिए उसको 10 नंबर को 10 नंबरी कहते हैं ना, 10 नंबरी। तो 10 नंबरी वाला वही कंसेप्ट है। तो वेगस नर्व 10 नंबर की है और सबसे अधिक लंबी है, और ऊपर से लेकर नीचे तक जाती है। केवल यही नर्व है जो मतलब इस भाग से, शरीर के जो ब्रेन के इस वाले सिर वाले भाग के अलावा भाग में केवल यही ऐसी नर्व है जो अपना प्रभाव देती है, अदरवाइज कोई नर्व नहीं जाती, सब क्रेनियल नर्व के अलावा। हाँ नहीं, 11 क्रेनियल नर्व है, उनके अलावा यही ऐसी है जो यहीं पे करती है और शेष वहीं पर रहती है।
हेड को इसको इंपॉर्टेंस देने के लिए। तो सिंपैथिक नर्व इसकी इन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा शरीर में होने वाले लगभग समस्त अनैच्छिक चिकित्साओं का, यानी ये जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वजह से ये क्या करती हैं कि ये आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन सभी आपका सोना, जागना, काम करना, ये सब इसी पर, इनकी चेष्टाओं पर इनका नियंत्रण है। सोते समय क्या हो जाएगी? पैरासिम्पैथिक, क्योंकि आपको बहुत काम नहीं करना है, और जब जगेंगे तो सिंपैथिक नर्व सिस्टम हो जाएगी। तो ये है, ठीक है। अगर कभी आप सोएंगे तो वेगस तंत्रिका हृदय गति को मंद कर देगी कि आप चुपचाप शांत रहो, और जब आप जागृत होंगे तो आपको दौड़ना है, कूदना है, भागना है, ये सब काम करना है, तो आपके वेगस तंत्रिका हृदय गति को तेज कर देगी, ठीक है। तो इसमें क्या, अब देखिए जोड़ों में कड़कड़ाहट क्यों है? क्योंकि उन्होंने यहां पर देखिए आकुंचन प्रसारण, तो जोड़ों, यही तो है, जोड़ों में देखिए ये शीघ्र गति प्रसारण, तो जोड़ों में कड़कड़ाहट होगी, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इसी वजह से होता है ना, फैलाते हैं आप तो गठिया, वही है। कमजोर स्नायु तंत्र, ये नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई तो वायु है, तो नर्वस सिस्टम का कंट्रोलर है, लेकिन ये चूंकि इस देहम सा व्यापनोति, सभी पूरे शरीर में व्याप्त है, इसलिए मूत्र अधिक होना। अब ये कारण जो है इन्हीं के ये इनमें आक्षेप फैलने और सिकुड़ने के पर निर्भर कर रहा है कि अगर आपका मूत्र मार्ग अधिक हो गया तो आप अधिक हो जाएगा, और नहीं तो सिकुड़ जाएगा तो कम हो जाएगा। कमजोर रक्त संचरण हार्ट की वजह से, क्योंकि इसमें हार्ट में क्या है, सबसे अधिक हार्ट में भी तो होता है प्रसारण और कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, धड़कन अनियमित चेस्ट में है, और शारीरिक गतियों में दिक्कत, तो ये उसका है। क्लियर? और बोलिए, ठीक है। समान वायु स्वेद दोषांब वाहिनी श्रोतांश समधिष्ठितः अंतरग्नेश्च पार्श्वस्थ समानो अग्नि बल प्रदः, यानी कह रहे हैं समान वायु का स्थान क्या है? स्वेद। ये अब जो हमारे स्रोत माने मेरिडियन, स्रोत माने हमारे जैसे चाइनीज मेरिडियन कहा है, वैसे हमारे भी स्रोत कहे गए हैं। नाड़ी सिस्टम में तमाम स्रोत कहे गए हैं, हमारे 12-13 स्रोत है। तो वो स्रोत इसी चैप्टर में आपको आगे मिल जाएंगे, चैप्टर 5 या 6 में मिल जाएंगे सभी स्रोत। तो वो उन वात आदि दोषों और जल का वहन करने वाले, जहां जल वाला वहन, जो जल वाला है, जल स्रोत जो है, और वात दोषों वाले और स्वेद पसीने वाले, इनमें स्रोतों में आश्रित है, उन पे आश्रित है। और जठराग्नि हम लोग जानते हैं कहां पर है? पेट में, स्टमक में, स्टमक, हाँ, जठर कहते हैं स्टमक को, और उसी अग्नि जठराग्नि के समीप में रहने वाली समान वायु, यह क्या करती है? जठराग्नि के बल को बढ़ाने वाली होती है। यानी यह वायु ऐसी है जो आपके पाचन क्रिया को कंट्रोल करती है, क्योंकि आपका पाचन क्रिया किस पर निर्भर है? जठराग्नि। और सब अग्नियां, हमारे 5 द्रव्य हैं जिनको हम लोग महाभूत बोलते हैं, इनकी अपनी अपनी अग्नि है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनकी 5 अग्नियां ये हो गई। फिर 7 हमारे रास, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारे 7 हैं, 7 वो अग्नियां हो गई। 7, 5, 12 अग्नियां तो ये हो गई। और 13वां अग्नि कौन सी है? जठराग्नि। स्टमक की अलग से अग्नि है, तो इसलिए उसको जठराग्नि कहा गया। जठराग्नि में जठर की अग्नि है। तो ये आमाशय, स्टमक और ड्यूडेनम में विचरण करने वाला समान वायु अन्न ग्रहण कर जठराग्नि को बल प्रदान कर पचाता है। ये क्या करता है? जैसे ये वाली वायु उसमें मेन स्टमक को प्रभावित करती है, और आपको फिर क्या करती है? स्टमक को प्रभावित किया और उसको आपको पचा दिया। पचाने के बाद क्या होगा? कोई प्रोडक्शन किसी फैक्ट्री में हो रहा है तो कोई भी उसमें एक तो निकलेगा आपका प्रोडक्ट और एक निकलेगा वेस्ट। तो वेस्ट को तो उसी को अलग अलग करेगी। सार अंश माने हुआ हमारा न्यूट्रिशन जो हमारे कहते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब सारी जो 5 हमारे बोलते हैं, 5 कौन कौन से हैं? कोई बताएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा भी है, और
प्रोटीन, पचना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ग्लूकोज ग्लूकोज, नहीं ये फाइबर तो फाइबर हमारा हो गया, मान लीजिए हम ठीक है, हमने कहा ग्लूकोज हो गया, ये तो वो है एक ही बात कहें, चाहे ग्लूकोज कहिए चाहे कार्बोहाइड्रेट कहिए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैटी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद दो और हैं, विटामिन एंड मिनरल, गुड, वेरी गुड, प्रोटीन और एक और रह गया, विटामिन फैटी एसिड, विटामिन विटामिन फैट में कवर हो गया। जल 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 वाटर उसको मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो काम ही नहीं बनना है। सब बेकार हो जाएगा। पीएच को मेंटेन करने के काम कौन कर रहा है? मेन पानी, जल, मत भूलिए। 3 उधर हैं, 3 ये हैं, 3 वो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल कहलाते हैं, और ये 3 अलग से कहलाते हैं, मिनरल्स, विटामिन और आपका जल। जल को मत भूलिए प्लीज, ठीक है। चलिए, तो हम लोग वो कह रहे हैं इसी को अलग अलग कर करके सार अंश को अलग करेगा, इनको अलग कर देगा, उधर उसको अलग कर देगा, वेस्ट प्रोडक्ट को। पाचक रस, डाइजेस्टिव सेक्रेशन, जिन स्थानों पर आहार द्रव्य प्रक्रिया करते हैं वो स्थान कौन है? आमाशय, एक तो स्टमक है, और वहीं पर देखिए ड्यूडेनम, बहुत ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम तो पहला छोटी हाथ, और ड्यूडेनम में अंतर नहीं है, ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट है, लेकिन वो उसको अलग से इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि यहीं पर सबसे अधिक क्रिया होती है, इसलिए उसको कहा गया है। यहाँ पर पाचक अग्नि को समान वायु सहायता प्रदान करता है, इसको करता है भोजन पाचन करेगा बढ़िया से, क्योंकि वो जठराग्नि है उसको प्रज्वलित करने का काम यही करती है। अन्न को ग्रहण कर पाचन क्रिया में सहायक होना, और पाचन के पश्चात इस अंश के अवशोषण से मल भाग अलग करना और मल निष्कासन, मलाशय पहुंचाना, ये सब कार्य इसी के हैं। ये कब लिखी गई थी? 600 बीसी के पहले लिखी जा चुकी थी चरक संहिता, 600 बीसी पहले, और यही इसी चीज को मॉडर्न साइंस 1600 ईस्वी के बाद बता रहे हैं। आप सोचिए कितना एडवांस चीजें हैं। समान वायु की विकृति पर क्या होगा? कब्ज हो जाएगा, क्योंकि आपका ठीक से हो पचेगा नहीं, डायरिया हो जाएगा, मंद अग्नि हो जाएगी, हाइपो इसको बोलते हैं ना, हाइपो हो जाएगा, मतलब प्रोडक्शन वो जो आपका कैटाबॉलिज्म है, हाइपो कैटाबॉलिज्म हो जाएगा, एनाबॉलिज्म का, और डायरिया हो जाएगी। आहार पाचन में समान में 2 प्रकार का क्या करता है? वही पाचक रस को कार्यक्षेत्र पहुंचाना और उदर और आंतों में गति उत्पन्न कर पाचन के लिए, और ये कार्य जो है वेगस तंत्र, इन्होंने बताया कि मॉडर्न साइंस कहती है कि इसको ये कार्य वेगस तंत्रिका का है मेन उसमें रोल, और इसमें इससे बढ़ जाती है। इसकी विपरीत प्रभाव अनुकंपी तंत्रिकाओं का होता है। तो वो इंटेस्टाइनल मूवमेंट और इंटेस्टाइनल वाल में स्थित प्रेरक तंत्रिकाओं, मोटर नर्व्स का तंत्रिका जाल, वही नर्व प्लेक्सस, उन्हीं की बात कर रहे हैं कि ये उसमें भाग लेते हैं। तो मतलब यानी मेन चीज है नर्व्स, ब्रेन फंक्शन, ब्रेन उसमें भाग लेता है, इसीलिए स्टमक वाला इंपॉर्टेंट बहुत है। स्टमक में तमाम जो है मोटर नर्व और ये नर्व प्लेक्सस का जाल बिछा हुआ है, इसीलिए स्टमक को हम इसमें दर्शन में चाइनीज दर्शन हो चाहे इसमें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने इसको सिद्ध किया कि स्टमक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां अनेक मोटर नर्व्स और तमाम जो है वहां सिंपैथिक नर्व्स का जाल बिछा हुआ है, इसलिए उसको ब्रेन से सीधे जोड़ा गया। और ये मॉडर्न साइंस ने कहा आंतों में होने वाली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और इलास्टिसिटी को बनाए रखना इन्हीं काम कर, तो इन्हीं प्लेक्सस का काम है कि उसको बनाए रखते हैं। तो इन जालिकाओं का संबंध, वही प्लेक्सस का संबंध परानुकंपी है, मतलब जो सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक दोनों काम कर रही है वहां पर। तो इसका मतलब ब्रेन बहुत इन्वॉल्व है इन सब में, ये बताने की कोशिश है। और यही चीज अगर ये सब चीजें नहीं होंगी और ब्रेन बहुत इन्वॉल्व नहीं होगा तो कभी आपको मंदता हो जाएगी, कभी हाइपो कभी हाइपर, तो वो उनके लिए बताया गया है। अब क्या है, असंतुलन होगा तो क्या होगा? भोजन की अति मंद अति शीघ्र दोनों चीजें होंगी, हाइपर या हाइपो, अपच हो जाएगा, दस्त हो जाएंगे, गैस अधिक बनने लगेगी, कमजोर पोषण होगा,
ऊर्जा कमी होगी, पानी की कमी होगी, हम लोग जान रहे हैं कि उनको अलग अलग करना है। अगर ठीक से नहीं हुआ तो पानी हो सकता है उसकी कम हो तो पानी बाहर निकल जाए, क्योंकि पूरा यही तो शुरू होता है ना। तो यहाँ से पानी को भी उसको एब्जॉर्ब करना है। तो इन सब के वजह से ये वायु। तो अब आ गया आपका अपान वायु। अपान वायु हमारी पांचवी वायु है। विष्णु वस्त्र मेढ़म च नाभ्युरु वंशणो गुदम अपान स्थान यंत्रस्थ शुक्र मूत्र वाहक क्रिया क्रंतिचा शुक्र मूत्र शकंतिचा, ये है पूरा श्लोक। तो ये है कि अपान वायु का इनका स्थान कर्म क्या है? टेस्टिस, मूत्राशय मतलब यूबी मेरिडियन, मेट पुरुष मूत्रेंद्री। अब आप लोग बताइए पुरुष क्या है, ये बताइए पुरुष क्या है? मेल फीमेल दोनों मिला के पुरुष शरीर है। पुरुष वहां है जो आयुर्वेद जिसको कह रहा है वो पुरुष वही है ना जी जी। वो नारी पुरुष के संदर्भ में नहीं कहता, वो कहता है पुरुष जी। वो कहता है कि खादे चेतना षष्ठा धातु पुरुष स्मृता, ये है। तो जब डिफाइन उन्होंने किया तो उन्होंने पुरुष को डिफाइन कर दिया है। खादे मतलब आकाश वायु अंग जल पृथ्वी और उसके साथ चेतना धातु, ये पुरुष है। तो जब पुरुष के रूप में आवे तो जब भी पुरुष आएगा आयुर्वेद में तो आप पुरुष को मानेंगे, नारी पुरुष दोनों के संदर्भ में, अकेले कभी नहीं पुरुष। ठीक है, चलिए। तो वो नाभि उर वंशन गुदा ये सब अपान वायु के स्थान नीचे वाले जो है लोअर ओरिफिस जो होते हैं सब कार्य के लिए। और इसको जो हम लोग बोलते हैं जो हमारे नीचे का एरिया है एब्डोमेन के नीचे का, वो सब इसमें इन्वॉल्व है। आंतों में रहने वाली अपान वायु शुक्र मूत्र मल आर्तव और गर्भ को बाहर निकालने में सहायक होती है। अब ये बाहर के लिए मतलब इसको जो चीजें निकालनी है वो और जो चीजें यूज करनी वो भी तो है इसमें। ये सब आर्तव को बाहर निकालते हैं, लेकिन जिस समय उसकी आवश्यकता है गर्भ को बाहर निकालना तो समय वहां करती है। दोनों टेस्टिस, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्रेंद्री, नाभि उर दोनों वक्ष मलद्वार रेक्टम और आंत अपान वायु के स्थान है। ये वायु वीर मूत्र मल आर्तव और गर्भ को उचित समय बाहर निकालता है। तो ये पेल्विक कैविटी नीचे वाली जो है, देखिए वैसे तो कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं वैसे एब्डोमेन कैविटी का नीचे भाग पेल्विक कैविटी है, तो पेल्विक कैविटी भी आप उसको मान सकते हैं और इसमें कहीं कहीं डिफाइन भी किया गया है। लेकिन एब्डोमेन कैविटी का एक पार्ट है पेल्विक कैविटी नीचे वाला। होने वाली तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण ये इसी द्वारा होता है, अपान वायु होता है। तो यानी वॉलंटरी एक्शन का नियंत्रण और सोमैटिक नर्व सिस्टम का, सोमैटिक माने जो जिसको आप वो अपने आप कर सकते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम में आप कहते हैं कि भाई हमारे इस ऑर्गन में आया और हमने कोई काम किया, तो उसका भी वॉलंटरी एक्शंस में आता है। और जो पैरासिम्पैथिक है वो भी तो शामिल होगा। यानी आपकी बहुत सी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत सी चीजें कंट्रोल में है। तो दोनों एक्शन होते हैं। कौन सा एक्शन? एक होता है आपका एक्शन जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उससे प्रभावित होता है, और एक होता है सोमैटिक जो आपके ब्रेन से वो भी संचालित होता है, लेकिन उस पर आप अपना एक्शन कर सकते हैं वॉलंटरी। दोनों एक्शन की बात कर रहे हैं। वेग काल होते हुए भी यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तो हम इसके वेग को धारण कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम करेगा। क्यों? क्योंकि हम सभ्यता के आवरण बंधे हुए हैं। हम कह रहे हैं हर जगह नहीं जाएंगे, तो अगर नहीं जाएंगे या ऑफिस में बैठे हुए नहीं जाएंगे तो वो हमारा जो है ऑटोनॉमिक कंट्रोल तो बाहर से पहले है। पहला द्वार हमेशा इन सब में पहला द्वार होता है ऑटोनॉमिक नर्वस, वो ऑटोनॉमिक वाला, और दूसरा द्वार होता है सोमैटिक। ठीक है, दूसरा द्वार जो होता है हमारे कंट्रोल में होता है। इनवॉलंटरी एक्शन का नियंत्रण ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक, दोनों से द्वारा होता है। तो इस क्षेत्र की अनुकंपी माने सिंपैथिक तंत्रिकाओं की उद्दीपकता से धारण कार्य होता है, और परानुकंपी अगर तो बढ़ेंगी तो निष्कासन कार्य होता है। यानी धारण अगर रोकना है तो वो अनुकंपी, सिंपैथी है, आपको सिंपैथी चाहिए ना कि आप नहीं जा पा रहे हैं,
और परानुकंपी माने हमने रिलैक्स कर दिया तो रिलैक्स में निकल गया। उपरोक्त क्रियाओं में हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, ये सब आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के, और पेल्विक प्लेक्सिस नीचे की भाग लेते हैं। अभी क्या होगा इससे? कब्ज होगा, दस्त होगा, मासिक धर्म संबंधी रोग होंगे, प्रजनन संबंधी रोग होंगे, क्योंकि वही तो निकालता है, कमर दर्द होगा। तो पांचों प्रकार क्या उन्होंने उसी का अपना वो दे दिया है, उसी का मतलब वो है डिटेलिंग क्या मतलब उसको टेबल फॉर्म में दे दिया है, आप लोग पढ़िएगा इसको। और संक्षिप्त रूप क्या है? गति का सूचक हम लोगों ने पहले कहा था ना, वात गति है। तो जो भी आपका वायु मतलब मूवमेंट की कोई बात है, गति, वो आपके वात के संबंध में होगी। तो जब भी कभी आप इनिशिएटर, नंबर 1 नोट कर लीजिए, जो हम लोग अपनी भाषा में अलग कहते हैं इनिशिएटर, कोई काम नहीं हो पा रहा तो इनिशिएटर के लिए ये है। दूसरा मूवमेंट का कोई होगा तो ये होगा, कोई भी मूवमेंट हो, सांस, पैर, हाथ, आपका हार्ट, लंग्स, कोई भी नर्व, वेन्स, आर्टरीज, इन सब का कहीं भी आपका है तो ये होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, चूंकि हृदय से संबंधित अधिक रहता है, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन वगैरह सब है, तो ताजगी, घबराहट, जो भी मानसिक और हृदय से जुड़े हुए चीजें हैं, वो चाइनीज में क्या कहा गया था? हार्ट क्या है? हार्ट का मनोभाव क्या है? जॉय, इमोशन, इमोशन माने जॉय, खुशी। उसका इमोशन जॉय है। जॉय से होता है। लेकिन हार्ट, हृदय जो है, सम्राट कहा गया है चाइनीज में हार्ट को सम्राट कहा गया है, और सेनापति कहा गया है लीवर को, और मंत्री कहा गया है पेरिकार्डियम को। ठीक है, तो मंत्री कौन हुआ? पेरिकार्डियम बगल में है, राजा के बिल्कुल बगल में कौन रहता है? पेरिकार्डियम कवरिंग, तो मंत्री रहता है बगल में बिल्कुल। और सेनापति कहा गया लीवर, किसी को मारना काटना हो तो लीवर का काम, सबसे अधिक काम उसका, सेना आक्रमण हो गई तो उसी को भेज दिया। तो यानी कोई भी, अच्छा हार्ट क्या है? हार्ट चूंकि केवल जॉय उसका अपना विशेष मनोभाव है, लेकिन नोट कर लीजिए आप लोग कि वो सारे भावनाओं का नियंत्रक है। अगर क्रोध आएगा तो भी हार्ट प्रभावित, दुख आएगा तो भी हार्ट प्रभावित, सुख आएगा तो भी हार्ट प्रभावित, डर आएगा तो भी हार्ट प्रभावित, कोई शॉक लगेगा तो भी हार्ट प्रभावित। तो इसलिए ऐसा मत समझिए कि हार्ट केवल एक ही नियंत्रक है ना, हार्ट सभी मनोभावों का नियंत्रक है। बीइंग किंग, उसको प्रभावित तो होना ही है, चाहे प्रजा प्रभावित हो, चाहे सेनापति प्रभावित हो, चाहे मंत्री प्रभावित हो, कोई प्रभावित हो, लेकिन उसको तो प्रभावित होना ही है। वो राजा है नहीं, इस रूप में देखिए, राजा है, उसको प्रभावित होना है, तो सारे उनका नियंत्रक वो है। तो इसलिए ये उनको, उसी को उन्होंने कहा कि देखिए कोई मूवमेंट, अधोवायु, मूत्रमल त्याग, छींकना, डकारना, जम्भाई आना, उल्टी करना, खाना पीना, सुखाना, सोना, इजैकुलेशन, ये सब कोई भी हो, उपचार वात का करेंगे। पित्त में क्या है? सर एक चीज था, जैसे 5 टाइप के वायु है, तो उसका जो ट्रीटमेंट करना है तो कोई अलग प्रोटोकॉल रहेंगे वायु के हिसाब से, अलग अलग? नहीं, वो ना ऐसा नहीं है, वो एरिया के हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि ये एरिया प्रभावित है, तो उसमें हमको जाना पड़ेगा कि हाँ वर्चुअली ये ऐसा, इन्हीं स्थानों में पित्त भी रहेगा, तो हमको ये देखना कि वात इनिशिएशन में कहीं दिक्कत आ रही तो ये, और अगर कभी उसके मेटाबॉलिज्म में कहीं प्रॉब्लम आ रही तो हमारा पित्त आ जाएगा तुरंत इसके आधार पर। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग कहेंगे कि वो ये समान, ये तो आयुर्वेद कह रहा था कि इतने वो थे, तो इनमें अलग अलग का वो था और अलग अलग जड़ी बूटियां थी। हमारे तो जड़ी बूटी 1 2 3 4 5 4 5 यही तो है, 1 2 3 4 और 4 5, ऐसे तो यही जड़ी, इस पे इन्हीं पर हमको ट्रीटमेंट करना है। लेकिन हमको ये समझना है ये हमारे क्या है, वही जो हमको पहले समझना है कि किस वजह से ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम समझ आने के लिए कहा गया कि ये कैरेक्टर है। जैसे हम लोग उनका पढ़ते हैं कि द्रव्य गुणकर्म, तो गुण नहीं समझेंगे तो फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो गुण है ये सब, कि ये गुण है जिसकी वजह से प्रभावित होता है पित्त दोष। थैंक यू।
श्वेत रसो लसिका रुधिर मामाश्रेष्ठ पित्त स्थानानि तजाप्यांत्रशयो विशेषण पित्त स्थानम। श्वेत स्वेट, रज लसिका, रज तो हम लोग समझ रहे हैं, लसिका लिम्फ, रक्त और आमाशय पित्त के स्थान है। तो आमाशय और स्टमक ड्यूडेनम हर जगह देखिए, आमाशय पक्वाशय की बात हो रही है, ड्यूडेनम बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है हर जगह, पित्त का विशेष स्थान है। अब आप तुलना करिएगा वो बीएचबी से तुलना करिएगा, बिल्कुल वही सब मिलेगा। चरक संहिता में क्या है, उनको क्या कहा गया देखिए, नाभि का वो आमाशय की स्थिति क्या। सर एक मिनट सर, इसमें फिर लसिका का कहाँ पे करते हैं अगर आयुर्वेद में? जी आयुर्वेद में लसिका का लिम्फ का कहाँ पे करते हैं? लिम्फ पित्त दोष है, पित्त दोष है, ओके। हाँ ये लिखा था पित्त के साथ लसिका लिम्फ, लिम्फ में। इसीलिए आप याद करिए ना कि जब हम लोग भी मॉडर्न साइंस में पढ़ाते हैं तो उसमें कहते हैं कि जो नर्वस सिस्टम, वो जो हार्ट का वो है सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसमें 3 है उसके, एक उसको वो ट्रांसफर करता है रक्त को, और 2 लाते हैं, एक अलग होता है, एक तो वेंस में चलाता है और एक लिम्फ में चलाता है, 2 ही तो है। तो जाने के न्यूट्रिशन का तो एक मार्ग, और जो वेस्टेज का 2 मार्ग, ड्रेनेज के, हाँ ड्रेनेज के 2 मार्ग, ठीक। सफाई उसको सफाई बोलते हैं ना, सफाई के 2 मार्ग और न्यूट्रिशन का 1 मार्ग, ठीक है ना। वैसे तो 3 मार्ग हो गए सर, क्योंकि गैसियस का अलग है। नहीं वो मतलब अरे हाँ ठीक है, वो अलग मान लीजिए, गैस तो वो है, ये मार्ग की जो वेंस में आती है, किसी वेसल्स में आती है, वेसल्स, ठीक है, वो तो गैस तो कहीं भी रहेगी साथ। तो रक्त आमाशय पित्त के स्थान है, और ये आमाशय पक्वाशय क्यों है। अभी क्या देखिए, आमाशय कहाँ कहा गया है, आमाशय की स्थिति समझिए। जैसे नाभि की स्थिति हमने बताया कि चरक संहिता में कहा गया, चरक संहिता क्या कह रही है, संहिता आमाशय की बता रहे कि नाभ्य स्तनांतरम जंतो रामाशय इति स्मृतः, कह रहे हैं कि नाभि और स्तनों के मध्य का भाग आमाशय है, बिल्कुल डिफाइंड, हर चीज डिफाइंड है, इसको मानना चाहिए। तो नाभि, जो नाभि हम लोग की है, नाभि 2 चीजें मानिए। नाभि को हम मान सकते हैं कि हमारा एसआई भी, और हमारा नाभि जो हम लोग इसको मानते हैं वहां भी कह रहे हैं, एसआई भी कह रहे हैं, और उसके साथ साथ नाभि का जो हमारा नेवल का जो होल है उसको भी बोल रहे हैं। इन दोनों के मध्य का भाग आमाशय है। सस्नेह मुष्णम तीक्ष्णम चा द्रव्यमम्लम सरम कटु विपरीत गुण ही पित्त द्रव्य राशु प्रशाम्यति। ये कह रहे हैं कि सस्नेह मुष्णम, स्नेह वाला, थोड़ा स्नेह मतलब थोड़ा उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव्यम अम्लम, द्रव्यम अम्लम, द्रव नहीं है वैसे, द्रव्यम अम्लम, सरम कटु, सर और कटु ये पित्त के गुण है। इनसे, इनके विपरीत गुणों से पित्त को आप शांत कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए शमन क्या होता है, शमन जी, उक्त गुणों के विपरीत गुणों वाले द्रव्यों को शमन माने खत्म होना, समाप्त होना, कम होना, ठीक है। मतलब इस परेशानी का शमन होता है, यानी परेशानी नष्ट होती है, परेशानी कम हो जाती है, ठीक। तो पित्त के गुण भौतिक रासायनिक तीनों गुण दिखे हुए हैं, अब वही सब है। और विपरीत गुण कौन है देखिए, मधुर, तिक्त, सांद्र और शीत, कषाय, मृदु, ये उसके गुण, पित्त के अपोजिट गुण है। तो जब पित्त के गुण, आप ये लिखा होगा कहीं पर, तो इनके अगर ना लिखा होगा तो देखिए ये गुण होंगे, तो अगर इन गुणों को शांत करना होगा तो इसके विपरीत गुणों को आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसमें अधिक जो है कफ के भी है, देखिए कफ के भी तो है इसमें, मधुर तो कफ का है, तिक्त अगर वो लोग क्या करते थे, वो लोग यूज करते थे वहां जड़ी बूटी में, तो जड़ी बूटियों का जो उनका ये वाला था कि तिक्त है, सांद्र है, ऐसा तीखा आप खा लीजिए, शीत वाला खा लीजिए, तो ये इसका होगा। भाई अग्नि है, हम लोग जल को करते हैं कि नहीं करते, शीत यहाँ उष्ण है तो हम लोग शीत से करते हैं, ठीक है।
तो मृदु, वहां पर मीठा है, जल मीठा है तो मीठा से करते हैं। अम्ल, कटु, सिद्ध, ये इसके रासायनिक गुण है, और मानसिक गुण सत्व गुण है। पित्त के देखिए, इसको पढ़िए, अग्न्याशय में स्थित, अग्न्याशय क्या है? पैंक्रियाज ना, बोलिए, हाँ बोलिए सब लोग। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, अग्न्याशय में स्थित अकुपित माने जो कुपित नहीं है, बैलेंस फॉर्म में है, वो पाचक पित्त पाचन और कुपित पित्त पाचन का भाव करता है। अगर नाराज हो गया तो क्या करता है? पाचन का भाव कर देगा, नहीं पाचन नहीं करेगा। नेत्रों में रहने वाला अकुपित अगर नेत्र में रहेगा तो आपके आलोचन पित्त दर्शन में सहायक होगा, आपको बढ़िया से दिखाई पड़ेगा। और कुपित पित्त अदर्शन कराता है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है। शरीर में अकुपित पित्त में तापक्रम ठीक रहता है, अगर बैलेंस है तो तापक्रम आपका ठीक रहेगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कुपित पित्त से तापक्रम बढ़ेगा या घटेगा। भ्राजक पित्त, कुपित होने से आपका चेहरा थोड़ा सा वो हो जाएगा, विवरण, मतलब शरीर विवरण हो जाएगा। अकुपित होने से स्निग्धता आएगी, शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, इन सब नहीं आएगा, स्निग्धता आएगी। लेकिन ये शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसन्नता, इन्हीं का जो है या तो कुपित होगा या अकुपित होगा। क्लियर? अब देखिए, इसको आगे पढ़िए। दर्शनम पक्तिरूष्माच तृष्णा देह मार्दमम प्रभा प्रसादो मेधाचा पित्त कर्मा विकारजम। कह रहे हैं, देखिए, दर्शनम, दर्शन देखना, कहते भाई हम आपके दर्शन करने आए, कहते हैं ना, कहते नहीं लोग हम आपके दर्शन करने आए सर। तो ये जो दर्शन है वो देखना है। पक्ति, जो पंक्ति वाला है वो पचाना है, पचना वाला है। और उष्माचा, देखिए बंद कर लीजिए, उष्माचा मतलब उष्मा, उष्मा ने गर्मी, गर्मी को बैलेंस कर फॉर्म में रखना। फिर क्षुध तृष्णा मतलब क्षुधा, एक तो क्षुधा, भूख प्यास समय से लगे ना, इसके लिए वो कह रहे हैं। तो भूख प्यास समय से लगे तो उसमें जो आपको भूख प्यास समय से लगेगी तो आपको ये करेंगी। और क्षुध तृष्णा, तृष्णा माने प्यास, तृष्णा प्यास। और देह मार्दवम, मार्दव मृदु किसका वो है? मृदु माने बोलिए, सॉफ्ट, कोमल, कोमल। देह की मार्दवता जो है, देह का जो शरीर का जो आपका मृदुता शरीर है, ये भी बैलेंस पित्त की वजह से होता है। ऐसा नहीं कि अग्नि आपको वो हो जाए, बैलेंस जो आपका जो होता मृदुता, सॉफ्टनेस आपको जो होती है वो उसी वजह से है। फिर देखिए, प्रभा माने कांति, प्रसादों माने प्रसन्नता। और आपका दूसरा मेधा, मेधा माने क्या हुआ? जो बुद्धि को, आपको बुद्धि को धारण करें, माने बुद्धि को रोके। ऐसा ना हो कि बुद्धि आपकी कहे कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई, नहीं, बुद्धि को आपके मन में और आपकी आत्मा में रुकना पड़ेगा, आपके शरीर में रुकना पड़ेगा। जो आप ग्रहण कर रहे हैं उसको रोकना है आपको, ये धारणा शक्ति है। यानी चाहे उसमें धैर्य भी आता है, उसमें स्मृति भी आएगी, है ना, ये धारणा शक्ति है। तो वो मेधा, जो आपकी मेधा जो है, धैर्य भी आएगा, बुद्धि भी आएगी, ये सब उसमें उसके लक्षण होंगे। बुद्धि भी आनी चाहिए, ज्ञान भी आना चाहिए, स्मृति आनी चाहिए, ये सब रुकना चाहिए आपके शरीर में। ऐसा नहीं कि आज आपको आप देखें कि कौन है, तो हमने कहा कि वो ईशा काला जी, आप कौन है मैडम? अब मैं पूछ रहा हूँ, अब मैडम बड़ी परेशान की, अब कल तक तो पहचान रहे थे, आज पहचान ही रहे। तो ये तो धारणा शक्ति, क्यों? क्योंकि हमने, हमारे शरीर ने उसको धारण नहीं किया, उसको रोक हटा दिया। स्मृति हमारे पास थी लेकिन आज स्मृति नहीं है। तो वो धारणा शक्ति माने स्मृति, ये सब उसी में आते हैं। ज्ञान, स्मृति, चेतना, ये सब उसी के रूप आप कह सकते हैं, जो सब पर्यायवाची नहीं हम लोग कहते थे वैसे। ठीक है। रंजक, अब पांच पित्त हैं। हम लोग पढ़ना, जल्दी पढ़ना सब सारी चीजें। रंजक पित्त, रंजित रक्ति करोत रसम इत रजकम, रंजकम, ठीक है, रंजकम है, रजकम नहीं है। रजक माने धोबी होता है, और रंजकम माने रंजक मतलब अग्न करता। रजक मत कह दीजिएगा, रजक संस्कृत में रजक धोबी को कहते हैं, ठीक है। रंजकम है, रंजक पित्त है। जो पित्त भोजन के रस को रंग करके
रक्त का रूप प्रदान करता है, वो है। और देखिए 556वां श्लोक देखिए, श्लोक 28 पेज 556 H2, यानी आप कभी पढ़िएगा उसको वाली किताब को, तो सेकंड जो वॉल्यूम पढ़िएगा तो उसमें देखिए कितना बढ़िया लिखा, तेजो रसनाम सर्वेशाम मनुजानाम विदुच्यते पितोष्मण सरागेण रसो रक्त मक्षति। ये है जो मनुष्य है, हमारा मन, हम तो मनुष्य है ना, हम लोग जीव मात्र हैं, तो ये जीव में नहीं कहा, मनुजानाम मनुष्य मात्र में जो आहार रस का तेज है, तो आहार रस, हम रस जब करते हैं तो उसका भी तो कोई तेज होगा। रस हमारा पहले धातु है, जब जैसे आपने भोजन लिया और पानी वानी सब लोग पी लिया, तो जो पहला बनाएगा वो आपका रस बनाएगा, पहली धातु रस के रूप में आएगी। तो ये क्या है, राहार, उसमें उस हर में अग्नि है, हमने कहा नहीं हर में अग्नि है, तो हर में अग्नि है तो हर में तेज है। तेज माने तेज क्या है, यहाँ अग्नि को तेज के रूप में कहीं कहा गया दिए, आकाश वायु और कहीं कहीं तेज लिखा रहता है, अग्नि नहीं लिखा रहता, तो तेज माने तो ये अग्नि हर की अग्नि है, तो आहार रस की भी तो अग्नि है जी। आहार रस से जो हुआ, तो आहार रस के जो तेज है उस तेज से, और पित्त की उष्मा, पित्त में क्या है 3 और 4 है, तो वहां क्या है उष्मा है, तो उस दोनों के उष्मा के राग से वो रस रक्त का नाम को प्राप्त होता है। अब लाल कैसे होता है, होली के रंग में देखिए, आप जैसे आप मिलते हैं किसी से तो आप सब पूरा लगता है कि वो आप उस होली के रंग में रंग गए, तो आपके राग से कहते नहीं कि अब तो बिल्कुल सौंदर्यमय हो गए। तो जो उष्मा है वो उष्मा है, और जो तेज है, दोनों तेज, वो भी अग्नि है, वो भी अग्नि का रूप है, और ये पित्त की उष्मा है, दोनों का मिलन होता है, तो उसी तरह का मिलन है जैसे आपके होली के उत्सव में मिलन होता है। तो उसके दोनों के राग से वो रक्त क्या है, लाल रंग, लाल किसका प्रतीक है बोलिए, रेड एनर्जी, गर्मी का प्रतीक है, गर्मी अग्नि सर्कुलेशन, ताप ताप अरे नहीं है। अभी कभी आप जो है थेरेपी से भी अलग सोचिए, आपने सब थेरेपी बता दिया हैं? लाल तेज का प्रतीक है, तेज। खतरे जी का बोलिए? प्रतीक है सर। श्रेया शर्मा जी बोलिए। अरे लाल रंग अनुराग का प्रतीक है भैया, प्रेम का प्रतीक है, नहीं लाल फूल भेंट करते हैं ना 14 फरवरी को, पर वो वहां तक सोच ही नहीं पाए, हम पढ़ाई में ही सोच रहे थे हमने क्या कहा हो कि सकता है। आप लोग यही घूम रहे हैं। वो लाल, ये जो यहाँ लिखा हुआ है वो वही रंग है, वो लाल फूल है, लाल गुलाब है जो 14 फरवरी को देते हैं, ये वही है। दोनों के रंग से होली का मिलन क्या है, अनुराग का प्रतीक है। वो जो होली में जो होता है कि आप रंगों से रंगे हुए, तो वो राग है, उस राग की वजह से होता है। यहाँ देखिए, ये मतलब दोनों कल्पनाएं देखिए ना, ये कल्पनाएं भी हैं, ऐसा नहीं कि चरक केवल वही है, चरक ये भी कह रहे हैं उसमें, वहां भी शरीर में भी खेल रहे हैं होली। ऐसा मत सोचिए कि आप लोग खेलेंगे अभी 14, 12, 13 तारीख को, 14 तारीख को वो भी खेल रहे हैं होली, तो वो होली वहां भी चल रही है। तो इसके उस तेज जो जीव में जो आहार रस का तेज है, वो अग्नि और पित्त की उष्मा दोनों मिलती हैं, तो वो रक्त जो है रक्त लाल हो जाता है, अनुराग से भर जाता है। ठीक है, चलिए ये मेन है, इससे आपको याद रहेगा कि क्या है। तो रंजक पित्र है, तो यही रंजक पित्र है, यही रंजक अग्नि है, और वही रस यकृत और पीला में, स्प्लीन और हमारे लीवर में, यहाँ दोनों प्रदेश होता है। और आप याद करिए कि जब पहले कहते थे तो भ्रूणावस्था में यही लीवर, यही स्प्लीन आपको बनाता आरबीसी वगैरह ना, बोलिए जी सर जी। कहते हैं ना कि जब आपका ये हार्ट का फंक्शन वाला पूरा नहीं होता है, और जीव जब तक ये नहीं होता है, तब तक जो हमारा भ्रूण अवस्था में बच्चे हैं वो कहाँ से करते हैं, वो यही बनाता है, उसमें बोन मैरो डेवलप नहीं होती है, तो ये स्प्लीन और यही लीवर, स्प्लीन और लीवर, ठीक है, तो वही चीज है।
तो अब देखिए, ये तो हम लोग कब कह रहे थे और ये कब कह रहे हैं, 600 ईसा 600 BC में कह रहे हैं, ठीक है। जब रूप रस यकृत और पेय पर जो लाल वर्ण का होता है, रस धातु का कुछ अंश रज्जक पित्र की सहायता से रक्त धातु का निर्माण करता है, तो ये वही है, वही लिख दिया उन्होंने, रेड बोन मैरो रस। तो रस को हम लोगों ने प्लाज्मा कह दिया, हम लोग रस को प्लाज्मा कह दिया। तो वो प्लाज्मा क्यों? क्योंकि रस पहले रस बनेगा फिर रक्त बनेगा। फिर हम लोगों ने क्या कहा, अब उन्होंने कहा कि उन्होंने, देखिए अब यहाँ सुन लीजिए, बहुत बढ़िया, ये कह रहे हैं कि जो रक्त वर्ण है, हम मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं, मॉडर्न साइंस में हीमोग्लोबिन के कारण है ये। अब हीमोग्लोबिन कहा कि उन्होंने कहा सबसे अधिक हीमोग्लोबिन के निर्माण में विटामिन B12, आयरन और प्रोटीन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन B12 तो हमको वनस्पतियों से मिल जाता है, वनस्पतियों से मिला, कुछ बाहर से मिला, लेकिन पूर्ण रूप मिलता है हमें, पूरा जिस फॉर्म में हमको चाहिए उस फॉर्म में नहीं मिलता है। तो विटामिन B का पूर्ण रूप हम लोग पढ़ चुके हैं, पूर्ण रूप पद रूप आता है, यानी उसके पहले की स्थिति प्री कंडीशन है। तो वो प्री कंडीशन में पहले मिला और ये आहार द्रव्यों में आया और हमने इसको ले लिया। इसको एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं, बाहरी तत्व, ठीक है। अब जो हमारी आंतों की दीवारें हैं, वॉल है, तो वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जो स्टमक में हमारी जो वॉल्स होती हैं, उनमें एक और इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, हम लोग उसमें पढ़े होंगे चैप्टर 3 में या चैप्टर 2 में, BHB चैप्टर 2 या चैप्टर 3 पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये HCl में उपस्थित होता है। तो HCl क्या कहते हैं, जो सीक्रेशन होता है उसमें ये इंट्रिंसिक फैक्टर, अगर HCl में ये इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो तो आगे चल के आपके निर्माण में बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए बहुत सी बीमारियां इसी से हो जाएंगी। तो ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर, तो जो बाहर वाला एक्सट्रिंसिक आ गया और इंट्रिंसिक फैक्टर आ गया, ये जब मिल जाते हैं तो वो जो पूर्ण रूप है वो आगे डेवलप हो जाता, और तब क्या होते हैं, इसका अवशोषण आते कर लेती है। ये उनका पता है। इसकी वजह से अगर ये कम है तो RBC परिपक्व नहीं होती है। तो कभी कभी ये देखा जाता है कि अभी RBC मैनेजर नहीं बन रहा है, तो डॉक्टर ये टेस्ट करते हैं कि क्या HCl में इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी है, ठीक है। तो इसमें क्या, मैक्रोसाइटिक बड़े साइटिक एनीमिया, बड़े हो जाएंगे तो अधिक जगह घेरेंगे, लेकिन हीमोग्लोबिन तो एक में उतनी होगी, तो हीमोग्लोबिन उतनी ही रहेगी, तो बड़े होने से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, ये उनका कहना है। रंजक पित्त का अग्निकर्म, शरीर पे अग्निकर्म, इन्होंने एक और चीज बताई है कि इसका दूसरे में क्या है, अन्य अग्नि, मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं, अन्य अग्निकर्मों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, वही जलाती है। लेकिन कहते हैं नहीं, रंजक पित्त का अग्निकर्म उसी समय संभव है जब ऑक्सीजन कम मात्रा में हो, ऑक्सीजन परसेंटेज कम हो। तो बोन मैरो में जब RBC बनते हैं तो उस समय RBC का जो वहां पर आने वाले हैं रुक जाता है, यानी उस समय आपके पास ऑक्सीजन कम हो जाती है, उसी ऑक्सीजन के समय में निर्माण होता है। तो ये कह रहे हैं, तो ये उसी समय रंजक पित्त बनता है। ये अब असंतुलन क्या होगा, पीरिया में है, पीरिया होगा, लीवर वाला है, खून की कमी होगी, एनीमिया है, स्प्लीन वाला, रक्त संबंधी विकार, ये स्प्लीन की वजह से। चाइनीज और आयुर्वेदिक दोनों, मॉडर्न साइंस दोनों। साधक पित्त हो गया। साध्यत कार्याणि इति साधकम, शरीर में जो उत्साह, प्रसन्नता आदि कार्यों को सिद्ध करता है वो साधक है, ठीक है। तो अब कौन है उत्साह प्रसन्नता के कारक, कौन हो सकते हैं? भय, जारे जो मनोभाव उनका ना, तो भय माने अब डर लग रहा है, शूरता, डरना, आप वीर है, क्रोध, हर्ष, कोई भी हो, हर्ष, मोह, प्रसन्नता, ये द्वंद्व कोई भी हो, मतलब आपका अच्छा बुरा सब दोनों में, ये पित्त के कुपित
या अकुपित हो जाने के कारण होता है। तो यानी साधक अगर बैलेंस फॉर्म में है तो क्या होगा, शूरवीर होंगे आप, हर्ष होगा, प्रसन्नता होगा, ये मानसिक क्रियाओं का संपादन करेगा। और यही अगर आप इन बैलेंस फॉर्म में होगा तो क्या करेगा, यही उल्टा कर देगा, भय करेगा, ग्रोथ करेगा, मोह करेगा इसका। ठीक है, ये उसी का है। यत पित्तम संस्थम, यत पित्तम हृदय संस्थम तस्मिन साधको अग्निरित संज्ञा सो भी प्रार्थित मनोरथ साधन कुदृक्ता। हृदय में स्थित पित्त की संज्ञा साधक पित्त है, ये कहते हैं हृदय में स्थित है। तो जैसे वायु हमारा व्यान वायु थी, तो ये कह रहे हैं हृदय में स्थित पित्त की संज्ञा साधक, यहाँ साधक पित्त जो है हृदय में स्थित है। ये पित्त वांछित मनोरम को, अभी प्रार्थित माने वांछित को, जो चाहते हैं हम लोग, उस मनोरथ को साधने, उस पर्पस को साधने वाला है, वही करता है। तो मनोरथ सिद्ध करने के लिए इस पित्त को साधक पित्त कहते हैं। तो जो आपकी अच्छाई दिखाई पड़ती है, शोक, भय, वो अरे क्रोध, ये सब उल्टा निगेटिव, ये इसी की वजह से इनबैलेंस फॉर्म होगी। अगर अच्छाई होगी तो जो आपका शूरवीरता है, वो सब चीजें आपको जो मिलेंगी वो इसी के बैलेंस फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, स्मृति अब क्या होगा, अगर ये कह रहे हैं कि देखिए अब स्मृति क्या है, अगर जो आपको घटना सुनते हैं तो ब्रेन उसको एक्सेप्ट करता रहता है। और आपने कहा ये कौवा है, ये हंस है, ये कोयल है, ये जो बताते रहते हैं तो ब्रेन उसको एक्सेप्ट करता रहता है और अपने मेमोरी में फीड करता रहता है। तो यही जितना भी आपका जो स्मरण आप करेंगे वही आपके इस अंत में ब्रेन में, मॉडर्न साइंस के साथ ब्रेन में और वहां मन में एकत्र होता रहता है। अगर स्मृति आपके याददाश्त बहुत अच्छी होगी तो स्मृति और धृति के द्वारा बुद्धि उत्पन्न होगी। कोई भी ज्ञान होगा, हम लोगों ने कहा था ना, ज्ञान है पहले वहां पर अहंकार आएगा और फिर हमको अल्टीमेटली हमको बुद्धि आएगी। तो स्मृति, बुद्धि और धृति ये सब उसी के हैं। धृति, धैर्य भी इन्हीं सबके पर्यावाची के रूप में, बुद्धि के रूप में है। मन में विचार उत्पन्न हो और स्थिर रहे, मतलब हटे नहीं, तो यही बुद्धि है। इसको आप अंग्रेजी में कुछ भी कह लीजिए, इंटेलिजेंस कह लीजिए, रीजनिंग कह लीजिए, करेक्ट एनालिसिस कह लीजिए। तो यही सब मेधा, अभिमान आज साधक पित्त से। अब मेधा अच्छा है, अभिमान होगा तो एक स्वाभिमान के रूप में होता है, वो नहीं जो अहंकार है वो भी इसी में होता है, नियंत्रित तो यही होता है। और हम लोग कह भी रहे थे कि वो दोनों भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि अभिमान नहीं होता या अहंकार नहीं होता। अहंकार भी आपका 10-15% आवश्यक तत्व है, क्योंकि उसके बिना तो बुद्धि आएगी नहीं। तो ऐसा मत सोचिए कि अभिमान बहुत गलत चीज है। अभिमान का कुछ परसेंटेज, स्वाभिमान का, अहंकार का कुछ परसेंट आवश्यक तत्व है, जिसके बिना आपका एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उससे अधिक आप रखेंगे तो वो आपके लिए घातक होगा। ठीक, ये समस्त कर्म मन द्वारा संपन्न होते हैं। मन ही बुद्धि को अच्छे और बुरे की क्षमता प्रदान करता है। मन के ये वाला सेंटेंस उतना सही नहीं है। मन क्या करता है, मन में जैसे अहंकार होता है तो वो बुद्धि तत्व तो अपने आप मन में उत्पन्न होता है, और वो बुद्धि ही आपको विवेक माने अच्छा बुरे का क्षमता देती है। मन का स्थान सिर और तालू के मध्य मस्तिष्क में कहा गया है। हृदय चेतना का स्थान है, साधक पित्त हृदय में रहता है। अब ये उसका दोनों का इंटरप्रिटेशन कि कैसे हम लोग इसको देखें कि कैसे ये हृदय और मन को, वो उसको ब्रेन को, साधक पित्त हृदय में रहता है। मन का कार्य क्षेत्र है। चलिए हम लोग जानते हैं कि मन, जो हम लोग कहें तो मन ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति, तो ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में रहता है। तो यानी मन और आत्मा बिल्कुल बगल बगल है। तो अगर ईश्वर कहीं है तो हृदय में रहेगा। तो मन का कार्य क्षेत्र भी और मस्तिष्क भी कर्म क्षेत्र है, क्योंकि मन भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो मन के कर्मों के लिए आवश्यक है कि हृदय अबाधिगत से रक्त नहीं पहुंचाएगा। मॉडर्न साइंस कहती है कि अगर रक्त मस्तिष्क में नहीं पहुंचाएगा तो को क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी और वहां के सेल्स डेड होने लगेगी, फिर आपको तमाम प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर रक्त का कम दबाव हुआ मस्तिष्क में तो ठीक नहीं है, अधिक हो गया तो फट जाएंगी। तो इस काम के लिए ये ऊर्जा ऑक्सीजन से मिलती है, हीमोग्लोबिन से मिलती है। तो साधक पित्त का कर्म क्षेत्र मस्तिष्क है।
हृदय में स्थान करता है, लेकिन कर्म क्षेत्र तो मस्तिष्क है, ब्रेन बिना हृदय के मस्तिष्क को कैसे भिड़ जाएगा? तो उसका कर्म क्षेत्र के रूप में है, दोनों जुड़े हुए हैं, मस्तिष्क और हृदय। हृदय से मस्तिष्क में जाता है ब्रेन, वो ब्लड, और वो ब्लड जो है आपको प्रोटीशन, वो न्यूट्रिशन देता है, प्लस आपको ऑक्सीजन देता है, जिसकी वजह से काम करते हैं वहां भी, बोन मैरो में भी। तो हृदय भी इससे प्रमुख है। और बोन मैरो, और आप देखिएगा बोन मैरो में भी, जो बोन मैरो वहां सीएसएफ होता है, तो सीएसएफ आप देखिए, सीएसएफ का और पीएच, रक्त का पीएच लगभग बराबर होता है, उतना ही लगभग पीएच है, यानी सब उसी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। हृदय भाग लेता है और मस्तिष्क, हृदय अपने कार्यों के लिए एक दूसरे पर आश्रित है, ये इसी को कहा गया है। अब उसके असंतुलन कैसे होगा? हृदय अटैक हो जाएगा, अनिर्णय होगा, मनोभाव आपके विकृत होंगे, क्योंकि फिर याद रखिए चाइनीज भी ये कह रहा है, सारे मनोभाव विकृत होंगे। आलोचक पित्त बता दें कि ये रोके? आलोचक पित्त बता दूं या छोड़ दीजिए? हाँ हाँ, नहीं तो बहुत सारा हो जाएगा आज। हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, चलिए। अभी मैडम कब आ रही होंगी, वो भी ज्वाइन करेंगी। तो हम लोग जो है अभी एक दर्शन सर जी ने पूछा था कि ये लोकेशन कहाँ होता है। पेज नंबर 128 चरक 1 की बुक में वो दिया हुआ है कि कहाँ पित्त है, किधर होता है। मैं तो फिलहाल कहीं और बैठा हूँ, किताब नहीं है मेरे पास, मैं ध्यान दे के याद करके बता रहा हूँ। पेज नंबर 128 में है शायद। हाँ हैं? है सर, है लोकेशन दिया वहाँ पर है। हाँ, लोकेशन दिया हुआ है। दर्शन सर ने पूछा था, किसने पूछा था? हाँ, थैंक यू। उसे कंप्रोमाइज, उससे देख सकते हैं सर। थैंक यू। तो हम लोग जो है इस अपने विषय को पढ़ेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे और ज्ञान को बढ़ाएंगे। और इस प्रकार अंतिम रूप से हम लोग जो काम हम लोग करना है, जो मूल हमारा काम है, वो है खेमका सर के सपनों को पूरा करना और इसी बहाने पीड़ित मानवता की रक्षा करना। इन्हीं विचारों के साथ हम लोग अब मानते हैं कि खेमका सर के सपने क्या थे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं।